नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार में चुनाव की बहार है, चारों ओर प्रचार प्रसार अब शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए जो नामांकन की तिथि थी वो कल आखिरी तिथि थी, वो निकल गई है। अब 12 तक नाम वापसी का समय है, लेकिन जो उम्मीदवार तय हुए उन्होंने अपना चुनाव प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। चुनाव जो है बिहार का, भले ही इस बार रैलियां नहीं हो रही हैं और कहीं भी वो महफिलें नहीं जम रही हैं, मजमे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर बिहार के चुनाव की अगर बात देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। कोरोना काल में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कई नॉर्म्स अप्लाई किए गए हैं और उसके बीच में जो नेतागण हैं वो अपने अपनी सीटों को लेकर जीतने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि चुनाव में अपना रंग दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो रामविलास पासवान जी चले गए हैं, उनको हमारा आपके इस बिहार अपडेट और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। लेकिन रामविलास पासवान बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे इस चुनाव में अब, क्योंकि वो चले गए हैं और बिहार में दलित के एक जाना माना चेहरा जो कहा जाता है, वो कहे जाते हैं लोगों को, उनके ऊपर, दलित समुदाय को उनके ऊपर ट्रस्ट होता है। यही वजह है कि चाहे सरकार केंद्र में किसी की भी रही हो, लेकिन रामविलास पासवान उस सरकार के पार्ट जरूर रहे हैं और उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। आप देखेंगे कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, चाहे एनडीए की सरकार थी, रामविलास पासवान सत्ता में हमेशा नजर आए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दलित वोट। और पासवान अगर के चले जाने के बाद कम से कम बिहार के 5 जिले जो हैं उन पे इसका बड़ा असर पड़ सकता है। मैं बता दूं, वो 5 जिले जो हैं समस्तीपुर है, जिनको कि जहाँ पे तो दलित वोट है, वो दलितों की संख्या वो निर्णायक होती है। समस्तीपुर है, खगड़िया है, जमुई है, नालंदा है, ये सारी सीटें जो हैं वो महादलित के को जाते हैं। वैशाली भी एक ऐसी सीट है, वैशाली उनका अपना गढ़ है, जो कि दलित डोमिनेटेड जो एरिया है वो कहा जाता है। और ऐसे में अगर चिराग पासवान रामविलास पासवान के नाम पर अपने इस इलेक्शन को लड़ते हैं, क्योंकि वो अकेला चलो की राह पे चले हैं और अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के पार्ट नहीं है, नीतीश कुमार पे लगातार आक्रामक रहे हैं और नीतीश कुमार का ये जो जिला है, इसमें खेल बिगड़ सकता है। तो नीतीश कुमार पहले ही, जो कि जनता उनसे बहुत संतुष्ट नहीं थी, माना जा रहा था, क्योंकि मोदी केंद्र में बहुत अच्छे तरीके से जनता के दिलों में बसते जा रहे हैं और बिहार में एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, तो उसको फायदा हो सकता था, चाहे शिकायतें जितनी भी रही हो। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन ये 5 जिला जो है अब उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि यहाँ से या तो पासवान का गढ़ माना जाए या फिर जेडीयू का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे अगड़ी जाति की संख्या जो है वो बहुत कम है, जिससे बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो बहुत ये चिराग पासवान के लिए अगर देखें तो उन्होंने जो एक लिटमस टेस्ट को अप्लाई करते हुए अकेले चुनाव लड़ने का और अपने दमखम को देखने का जो फैसला लिया था, वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे दलित जो है, अगर चिराग वहां पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग जो है एकजुट होता है। तो ये जो चुनाव है वो इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। हालांकि चिराग पासवान ये बार बार कहते हैं कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, हम मोदी का साथ निभाएंगे, लेकिन हमको नीतीश सरकार से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। नीतीश सरकार से वो काफी खफा नजर आ रहे हैं, हर बार लेटर लिखते हैं और कई तरह की शिकायतों को उसमें दर्ज करते हैं। और नीतीश की नाराजगी का अंजाम ये था, वो अकेले चुनाव लड़े, वो एनडीए के साथ रहना पसंद नहीं किए। तो ये देखना होगा तुलजी, आगे देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से ये बिहार का चुनाव जो है वो आगे बढ़ता है और किसको कितना फायदा पहुंचाता है। लेकिन चिराग पासवान को बहुत ही बेहतर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पीछे देखने में आया अनीता जी की कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में जो घटना हुई, जिसमें एक दलित लड़की के साथ तथाकथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई,
उसमें एक तरीके से एक पूरा सवर्णों के खिलाफ एक मुहिम बनाकर दलितों को साधने का प्रयास किया था कांग्रेस ने। हमने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी हवा के झोंके से सड़क पे गिरे भी, कार में मुस्कुराते हंसते खिलखिलाते वो दलित लड़की के लिए न्याय मांगने के लिए हाथरस भी गए। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि उनका जो प्रयास था वो दलित वोटों को साधने का था। लेकिन कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें दी हैं वहां पे दलितों का प्रभाव कम है, अगड़ी जातियों का प्रभाव ज्यादा है। और जिस प्रकार की यूपी में राजनीति ये कर आए थे और एक सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास कर रहे थे, तो सवर्णों के खिलाफ जो उन्होंने वहां पे माहौल बनाने का प्रयास किया। और अब जैसे तथा कई सारी घटनाएं खुलकर सामने आ रही है, किस तरीके से फंडिंग हुई, पीएफआई का एक उसके अंदर हाथ दिखाई दिया कि हाथरस को ज्यादा से ज्यादा हिंसा में या दंगे में डाल दिया जाए, उसको झोंक दिया जाए। तो ये, लेकिन बिहार में आपको लगता है कि तेजस्वी ने जो इस तरीके से कांग्रेस को प्यार से मीठी गोली देके जो पटकनी दी है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कांग्रेस को होगा? देखिए, इस पूरे प्रकरण को अगर देखिए तो तेजस्वी हालांकि बहुत ही यंग है, बहुत ही युवा नेता है राहुल गांधी के कंपेयर में, लेकिन राजनीति के मैदान में उनसे ज्यादा मजे हुए दिख रहे हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल एंड वोट गेनिंग स्ट्रेटजी के साथ, वो तेजस्वी की ज्यादा बारीक नजर आ रही है एज कंपेयर टू राहुल। राहुल सोचते हैं कि वो बस एक बंद कमरे में कुछ सोचते हैं और उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किसी भी राह पे चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा, इसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है और उसके बाद हमको खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। उसके लिए वो प्री एंड पोस्ट तैयारी नहीं किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हर बार एक्सपोज हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हाथरस में, जो दलित लड़की के साथ जो घटना घटी, उसको लेकर के जो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और जिस तरह से उनके ही एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जो कि उसी समाज से हैं, वो जिस तरह से खुलकर बोलते हुए नजर आए। उनकी पूरी ऑडियो जो है, उनकी पूरी वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे को 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग हुई है और ये दंगा तो हो के रहेगा। जो फोन कॉल्स डिटेल्स आए हैं, जो लड़की की भाभी है और जो वो कैबिनेट मिनिस्टर है, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, उनके उनके बाद में बीच में जो बातों का सिलसिला है, वो करीब 500 से ज्यादा बार उनकी बातें हुई हैं और हर बार यही हुआ है कि इस आग को जलाए रखना है, दंगा भड़काना है, दंगा हर हाल में करवा के रखना है। तो यहाँ पे राहुल गांधी एक्सपोज हो गए पूरी तरह से कि दलित कार्ड, शायद वो हाथरस के बहाने बिहार के दलितों को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि ना खुदा मिले ना विशाले सनम, और वो न हाथरस में कामयाबी हासिल कर पाए, न यूपी में योगी सरकार का चेहरा जो है मलिन कर पाए, और न ही बिहार में वो दलित वोट को साध पाए। और उल्टा बात ये रही कि जो तेजस्वी है, वो उन्होंने इस गठबंधन में एक ऐसी स्ट्रैटेजी खेली जो कि कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। कांग्रेस को जो भी सीटें दी जा रही हैं, वहां पे जो अगड़ी जाती है, जो कि सवर्ण जाति है, जो फॉरवर्ड क्लास है, वो डोमिनेटेड जो सीट है वो विधानसभा की, वो कांग्रेस के हिस्से में जा रहा है। और जितनी पिछड़ी जाति, दलित जाति वाली जो सीटें हैं, वो आरजेडी अपने पास रख रही है। तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी को पता है कि अगड़ी जाति शायद कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस तरह से मोबिलाइज होके एक मुश्त होके वोट नहीं देगी बीजेपी या जेडीयू के खिलाफ। तो ऐसे में जो निचली जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको साधा जाए और उस सीट को अपने पास रखा जाए ताकि मैक्सिमम गेन हो सके और मिनिमम लॉस हो सके। लेकिन यहाँ पे अगर कांग्रेस को देखे तो वो 100% लॉस में नजर आ रही है। वहां पे गेन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार में 27 सीटें बिहार की जनता ने कांग्रेस पे अपना ट्रस्ट का, कांग्रेस बिहार से बिल्कुल गायब हो चुकी थी 2015 में। जनता ने उन पर ट्रस्ट करते हुए उनको 27 सीटें, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कांग्रेस को 27 सीटें मिली हैं बिहार में। 27 सीटें उनको मिली थी। उस 27 सीट में से कितनी सीटें वो बचा पाएंगे, बचेगा भी कि नहीं बचेगा, अब स्थिति ये हो गई है। क्योंकि न सीटों का बंटवारे को लेकर के कांग्रेस नेगोशिएट कर पाई और ना ही वहां पे अपनी कोई ऐसी वेव बना पाए जिससे कि धर्म के आधार पे ही सही मुस्लिम वोटर्स को अपने तरफ लुभा पाए। तो कांग्रेस यहाँ पे बिहार में
टोटल नेगेटिव में नजर आ रही है। और राहुल के कंपेयर में अगर तेजस्वी को देखें तो बहुत ही मजे हुए नेता नजर आ रहे हैं, और वो उन पचड़ों में अपने आप को नहीं, अपने पैर नहीं डाल रहे हैं जिससे उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको इसमें जाने से जरा सा भी मेरा वोट लॉस हो सकता है। ये चुनाव का समय है, ये तेजस्वी को बाखूबी नजर आ रहा है, लेकिन शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सीट पर ऐसे नजर गड़ाए हुए हैं कि उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, सेंटर में आने के लिए स्टेट में अपनी पैठ जमाना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाने में बिल्कुल ही नाकामयाब हो रही है। प्रजातंत्र एक हाथों में, एक डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है, अपोजिशन बिल्कुल नील नजर आ रही है। जी जी, और जैसे अनीता जी आप बता रहे थे कि रामविलास पासवान जी के जाने से जो शायद एक सहानुभूति दलित वोटों की मिले चिराग पासवान को, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वोट विरोध में था, जेडीयू के विरोध में वोट है, वो एलजेपी को मिले, और उसमें तेजस्वी और कांग्रेस के लिए कोई स्थानीय बने, ये भी हो सकता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। दूसरा एक और छोटी सी खबर है, बड़े जो काफी चर्चा में रही, सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित आत्महत्या या हत्या के बाद सुर्खियों में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने एक तरीके से जोर शोर से मोर्चा संभाला था। उन्होंने चुनाव से पूर्व डीजीपी पद के से वीआरएस लेकर उन्होंने कोशिश की थी कि वो चुनाव लड़े, और एक तरीके से ये माना जा रहा था कि उनको वीआरएस दिया इसलिए गया कि जेडीयू उनको चुनाव लड़ाना चाहती है, और वो भी बड़े आशान्वित थे क्योंकि वो इस्तीफा देने के तुरंत बाद वो बक्सर में तैयारी करने गए। लेकिन बक्सर की सीट बीजेपी के पक्ष में गई और वहां से उन्हें टिकट नहीं मिला। अब हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा नहीं दिया है, नीतीश ऐसे व्यक्ति नहीं है धोखा देने वाले, वो जदयू के सिपाही हैं और जहां संगठन कहेगा, जहां पार्टी कहेगी वहां काम करेंगे। आपको क्या लगता है, गुप्तेश्वर पांडे ये बहुत सहज अच्छे मन से कह पा रहे हैं, या अब उनके पास कोई और चारा नहीं है ये कहने के अलावा? उनके पास कोई चारा नहीं है। एक है ना, एक फिल्म की लाइन है कि कौन फिरकी ले ली, तो उनसे किसी ने फिरकी ले ली है, और वो फिरकी लेने वाले उनके अपने ही खास नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बीआरएस ये पहला मौका नहीं है जब गुप्तेश्वर पांडे ने लिया। अब से 10 साल पहले भी गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस लिया था, और उसके बाद नीतीश सरकार ने उनकी वापसी बतौर डीजीपी करवाई, जो कि एक स्पेशल पावर के साथ उनको बकायदा फिर से करीब 8-9 साल बाद उनको बहाल किया गया था, उनको फिर से सर्विस में लाया गया था। नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते हैं गुप्तेश्वर पांडे, और उनके हर इन एंड आउट को गुप्तेश्वर पांडे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनको जरूर कहीं पे बैठाएंगे और जिम्मेदारी देंगे, ये तय सी बात है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ आप निकले थे, वो उम्मीद ऐसी हवा में रह गई, और आप खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ठगे नहीं गए हैं, धोखा नहीं मिला है। गुप्तेश्वर पांडे की बात अगर करें तो गुप्तेश्वर पांडे बतौर डीजीपी भी जब आए थे तो वो डीजीपी की तरह काम कम कर रहे थे, और पॉलिटिशियन की तरह ज्यादा ज्यादा अपने उस खाकी वर्दी में भी नजर आ रहे थे। तो बहुत शुरुआती दौर से वो ये तैयारी कर रहे थे कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं बिहार में इलेक्शन लड़ूंगा, और मैं अपने इस मोटो में बहुत शुरू से लगे हुए थे, क्योंकि उनके कई वीडियो आप देखें, सोशल मीडिया में काफी एक्टिव थे, हर बात पे वो बोलते थे, जो उनके स्टेट से रिलेटेड बातें नहीं थी उसमें भी बतौर डीजीपी, बिहार के डीजीपी दूसरे स्टेट के मैटर्स में भी बोल दिया करते थे, अपनी अपनी राय, अपना पक्ष रखा करते थे। सुशांत में उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं, हालांकि सुशांत चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, और कुछ हद तक अगर हम देखें तो नीतीश कुमार को भी जरूर मिला कि एक अच्छी जो इमेज है वो बनी कि बिहार कोई भी अगर जाता है तो बिहार का मुख्यमंत्री जो है उसके लिए कंसर्न है, और उसके लिए उसको इंसाफ दिलवाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। लेकिन
कुछ महीने पहले ही अभी रिटायर्ड होने वाले थे, फिर से दोबारा उन्होंने वीआरएस ले लिया और तैयारी शुरू कर दी, जेडीयू में शामिल हो गए और टिकट नहीं मिल पाया। सिर्फ बक्सर ही क्यों, किसी और जगह से भी उनको टिकट दी जा सकती थी। वो बिहार के डीजीपी थे, कहीं से भी जीत सकते थे। बक्सर तो उनका मूल निवास है। ऐसा तो इस देश के इतिहास में संविधान में चिन्हित नहीं है कि हम अपने ही जहां हमारी जन्मस्थली है वहीं से हम चुनाव लड़ सकते हैं। कर्मस्थली से भी लोग चुनाव लड़ते हैं, कई लोग जो है दूसरे स्टेट से चुनाव लड़ते हैं, तो किसी और विधानसभा से भी वो चुनाव लड़ सकते थे। बक्सर के आसपास में बरहमपुर है, आरा है, शाहपुर है, ये सारी सीटें हैं जिससे वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। वो सिर्फ बक्सर को अपनाना चाहते थे और वो बीजेपी की जो है उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। तो गुड लक है गुप्तेश्वर पांडे जी के लिए, लेकिन कि भविष्य में उनको कुछ अच्छी जिम्मेदारी मिले, इस उम्मीद के साथ मैं गुड लक बोल रही हूँ। लेकिन फिलहाल वो ठगे हुए ही नजर आ रहे हैं और गुप्तेश्वर पांडे की जो महत्वाकांक्षा है वो, उसको देखते हुए भी अगर देखें तो कभी भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि इतना महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति वो सत्ता का भागीदार बने और वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तो महत्वाकांक्षी होना और वफादार होना, ये दोनों दो तरह की चीजें हैं। कभी कभी महत्वाकांक्षाएं जो हैं दो पक्षों की इतनी अच्छी होती हैं कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के साथ चलने के लिए मजबूरन भी और मानसिक तौर पे से भी जो मिलाप होता है उसको लेकर के चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस बात का जो अगर ये मेल मिलाप जो है कहीं भी गड़बड़ाता है तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। बीजेपी शायद इसको अच्छी तरह से जानती है और सतर्क रहना चाहती है। यही वजह है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बीजेपी में कोई जगह नहीं मिल पाई और बीजेपी अपने किसी भी वो सीट जिसपे उसका आधिपत्य रहा है पूर्व में, उसको छोड़ने को राजी नहीं। वो डीजीपी बिल्कुल। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि गुप्तेश्वर पांडे जी के भविष्य में क्या रखा है, क्या सोचा है नीतीश जी ने। और उम्मीद की जाती है कि जिस भरोसे के साथ गुप्तेश्वर पांडे जी राजनीति में कूदे थे, कहीं ना कहीं नीतीश जी उसको उस भरोसे को बनाए रखेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तो हो सकता है कि आगे चलकर कोई भविष्य में कोई अच्छी योजना उनके लिए नीतीश जी के दिमाग में हो। खैर, पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है। 71 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। नाम वापसी की तारीख है, लेकिन वो महज औपचारिकता ही है। जो लोग डमी कैंडिडेट होंगे या अगर कहीं किसी के नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी होगी तो उसको बचाने के लिए 12 तारीख के बाद ही एक फाइनल लिस्ट निकल कर आएगी कि किस प्रकार से बिहार में आने वाला चुनाव होगा। बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। आप भी अपनी राय, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर। आप गूगल ऐप से हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बिहार अपडेट का, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे न्यूज पोर्टल पर अगर आप जाएं तो ऊपर जो बार है उसमें माई कैंडिडेट माई चॉइस, मेरी पसंद मेरा उम्मीदवार में आप अपने पसंद के उम्मीदवार का नाम दर्ज करा सकते हैं। हो सकता है पहले चरण का नामांकन हो चुका है, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण के लिए आप अपनी पसंद के क्षेत्र से अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं। आप उसमें भाग लीजिए। ध्यान रखिए, आपका उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जो आपके क्षेत्र की चिंता करे। क्षेत्र की चिंता होगी तो आपके राज्य की चिंता होगी। जब सबका भला होगा तो आपका भी भला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।